गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास में पौधों में खनिज पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पौधों के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं ये अपने आसपास के तत्वों से ही प्राप्त करके निर्माण करते हैं। साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भी पौधे अपना मुख्य रूप से भोजन का निर्माण करते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसमें विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है और ये तत्व अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं या भूमि से प्राप्त करते हैं। ये तत्व जो भूमि से प्राप्त होने वाले जो तत्व हैं इनका अवशोषण पौधे जड़ों के माध्यम से करते हैं। भूमि से जल के साथ खनिज तत्व जाइलम कोशिकाओं के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह से जो भूमि से प्राप्त होने वाले जिनका अवशोषण जलों के माध्यम से होता है, जलों के द्वारा ये जाइलम कोशिकाओं से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। इन तत्वों को कहा जाता है खनिज तत्व। और इस तरह से जो पौधे भूमि से तत्वों का अवशोषण करते हैं इन्हीं तत्वों को कहते हैं खनिज पोषण। खनिज पोषण क्या है? जो पौधे भूमि से जल के साथ जल में तत्व के रूप में, लवण के रूप में या यौगिकों के रूप में अवशोषित करते हैं, वे तत्व ही कहलाते हैं खनिज पोषण। तो इस तरह से खनिज पोषण तत्वों की विभिन्न क्रियाओं के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये अवशोषित करते हैं। तो इस तरह से पौधों के लिए तत्व का अवशोषण बहुत ही आवश्यक है। सामान्यतः अपनी जो जड़ के अलावा आसपास अपने वातावरण से सामान्य अवस्था में गैसों के रूप में कुछ तत्व पाए जाते हैं। जल तो गैसों के रूप में नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सभी तत्व किसी न किसी यौगिक के रूप में वातावरण में पाए जाते हैं और इन तत्वों का उपयोग पौधे अपनी आवश्यकताओं की निर्माण के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम पौधों में खनिज पोषण किस तरह से होता है ये आप समझ सकते हैं, या खनिज पोषण किसे कहते हैं? जो जड़ों के माध्यम से विभिन्न तत्वों का अवशोषण जाइलम कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित करके जड़ों के विभिन्न पौधों तक पहुंचाया जाता है, वह कहलाता है खनिज पोषण। तो इसके बाद खनिज पोषण के बाद हम देखते हैं तत्वों का निर्धारण। तत्वों का निर्धारण भस्म विश्लेषण विधि के द्वारा, भस्म विश्लेषण भस्म विश्लेषण विधि के द्वारा तत्वों का निर्धारण करते हैं। भस्म विश्लेषण वह विधि है जिसमें सबसे पहले पूरे पौधों का भार ज्ञात करते हैं, जिसमें स्वस्थ पौधा होता है और उसमें जल भी उपस्थित होते हैं, जल की मात्रा होती है। इन पौधों का जब हम भार लेते हैं तो वह भार कहलाता है ताजा भार। इसके बाद इन्हीं स्वस्थ प्लांट या सब पौधों को ये सुखाकर लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर पौधों को सुखाते हैं, जिससे उसका जो भार होता है वह कहलाता है शुष्क भार। क्या कहलाएगा? शुष्क भार।
पौधे का जो शुष्क भार होता है, अब इन्हीं पौधे से जो सुखाए गए पौधों को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। गर्म करने से मतलब है हम उस प्लांटों को क्रूसिबल के माध्यम से या किसी उपकरण के द्वारा उनको जलाते हैं, जिससे वो राख बनता है या ऐश जिसे कहते हैं या भस्म कहते हैं, वह कहलाता है भस्म। तो भस्म विश्लेषण विधि से हम विभिन्न तत्वों को प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत जो लगभग 60 तत्वों की खोज की जा चुकी है। भस्म विश्लेषण विधि से 60 तत्वों का खोज किया जा चुका है। इसमें से 30 तत्व पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। 30 तत्व उनकी जैविक क्रियाओं के लिए, उनके संश्लेषण पादपों के यौगिकों के निर्माण के लिए, पदार्थों के संश्लेषण के लिए ये 30 तत्व बहुत ही आवश्यक होते हैं। इस 30 तत्वों में से 16 तत्व, इसमें से 16 तत्व अति आवश्यक होते हैं या अनिवार्य पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। 16 तत्व क्या हैं? अनिवार्य पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से भस्म विधि से बहुत से प्लांट में वैज्ञानिक मिलर ने जो भस्म विधि के द्वारा विभिन्न तत्वों का निर्धारण किया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम आदि तत्वों का इन्होंने विभिन्न उनकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात किया। इसमें से सबसे अधिक कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। इनमें से बाकी जो अन्य तत्व हैं उनका बहुत कम मात्रा पाई जाता है, लेकिन ये सभी आवश्यक तत्व क्या हैं? भस्म विश्लेषण विधि के द्वारा ज्ञात किए गए। इसके बाद हम देखते हैं भस्म विश्लेषण विधि के बाद खनिज तत्वों का प्रकार। खनिज तत्वों के प्रकार के अंतर्गत उनकी आवश्यकताओं के आधार पर खनिज तत्वों के प्रकार। खनिज तत्वों के प्रकार पौधों की आवश्यकता के आधार पर इन्हें पौधों में जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं, इन आवश्यक पोषक पदार्थों का जो प्रकार है मुख्य रूप से इनकी आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर इन्हें 2 प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले
दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। पहला है दीर्घ मात्रक पोषक तत्व। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए अति आवश्यक होते हैं और ये अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व हैं, इनमें से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और आयरन, ये दीर्घ मात्रक पोषक तत्व हैं। इन दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों में बहुत अधिक होती है और इन पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर पौधे अपने जैविक क्रियाओं के लिए विभिन्न उनकी अवशोषण के माध्यम से ये अवशोषित करते हैं। दूसरा प्रकार है दीर्घ मात्रिक के बाद लघु मात्रक पोषक तत्व। लघु मात्रक पोषक तत्व। लघु मात्रिक पोषक तत्व का मतलब है ये बहुत कम इसकी आवश्यकता होती है या एक कम मात्रा में पौधों में पाए जाते हैं। तो ये पोषक तत्व मुख्य रूप से जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, सल्फर और क्लोरीन है। तो इस तरह से जो शुष्क लघु मात्रिक पोषक तत्व पौधों के लिए बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होती हैं, लेकिन इनकी भी उपस्थिति होना आवश्यक है। तो इस तरह से खनिज पोषक तत्वों के अंतर्गत जो मुख्य रूप से आवश्यक खनिज पदार्थ हैं उनको हम दो समूह में या दो प्रकार से बांटते हैं। पहला दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, दूसरा लघु मात्रिक पोषक तत्व। तो ये पोषक तत्वों के खनिज पोषक तत्वों के प्रकार हैं। अब हम इनका आवश्यकता या अनिवार्यता का निर्धारण के पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रत्येक तत्वों की आवश्यकता उनके विभिन्न कार्यों के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अनिवार्यता का निर्धारण।
पौधों में विभिन्न तत्वों की आवश्यकता का निर्धारण आर्नन और स्टाउट ने 1939 में किया। वैज्ञानिक हैं आर्नन एवं स्टाउट। आर्नन एवं स्टाउट ने 1939 में तत्वों के निर्धारण के बारे में समझाया। तो पौधों के लिए उनकी वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं तत्व। साथ ही पौधों में उनकी जैविक क्रियाओं के लिए, संश्लेषण के लिए, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण आवश्यक तत्व को ही अपने वातावरण से अवशोषित करते हैं और इस तरह सभी उनकी जो क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं, इन सब तत्वों की आवश्यकता की उपस्थिति पर ही ये क्रिया होता है। अगर किन्हीं तत्वों की कमी है तो उससे उनकी वृद्धि एवं विकास में परिवर्तन आता है या उनका वृद्धि और विकास नहीं हो पाता। तो इसलिए तत्वों की अनिवार्यता बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य होते हैं। किसी भी क्रिया के लिए तत्वों का होना आवश्यक है। इसी तरह अगर पौधों में अगर किसी प्रकार की तत्वों की कमी है तो इसमें विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं या उनकी कमियों के द्वारा पौधों में रोग उत्पन्न होता है। ये सब तत्वों के, जिन तत्वों से उनमें कमी पाई गई है, उन्हीं तत्वों के माध्यम से हम उनको पूरा कर सकते हैं। मतलब किसी भी तत्व में कमियां हैं या वृद्धि में कमी है तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम तत्वों का उपयोग करके या तो हम इन्हीं तत्वों से बने हुए उर्वरकों के माध्यम से हम उनको पौधों को देते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से वृद्धि कर पाते हैं। तो विभिन्न तत्व पौधों में जितने भी उपापचयी क्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत सभी अपनी मुख्य रूप से भूमिका अदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हो चाहे श्वसन हो, ये कभी कुछ उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित हो सकते हैं या इनको वातावरण से अवशोषित करना पड़ता है। अब आते हैं हम इसी अनिवार्यता के आधार पर इसमें जो प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर पौधों की विभिन्न कमियों के बारे में हम पता कर सकते हैं और उनकी उपयोगिता को बता सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो अनिवार्य तत्व हैं, अनिवार्यता के आधार पर सेक्स और नॉप, सेक्स और एवं नाप नामक वैज्ञानिक ने इनकी अनिवार्यता के लिए
मृदाहीन संवर्धन या विलयन संवर्धन और बालू संवर्धन के माध्यम से पौधों के उनके विकास के लिए इनका अध्ययन किया है। तो सैक्स और नॉप ने मृदाहीन पादपों के को एक कल्चर माध्यम में आसुत जल में विभिन्न तत्वों को एक निश्चित माप पर मिलाकर उन्हें कल्चर तैयार किया गया, संवर्धन तैयार किया गया। इस संवर्धन माध्यम में पौधों को उगाया जाता है। तो इसमें संवर्धन माध्यम के अंतर्गत सैक्स का मुख्य रूप से जो संवर्धन माध्यम, सैक्स का संवर्धन विलयन, नाप का संवर्धन विलयन, ये प्रमुख संवर्धन माध्यम हैं जो वैज्ञानिकों ने अपने एक कल्चर तैयार किए हैं, माध्यम तैयार किया गया है जिसमें पौधों को उगाया जाता है। मृदा विहीन संवर्धन माध्यम, इनको जासूस जल में इन खनिज तत्वों को मिलाकर एक कल्चर तैयार किया जाता है। तो सैक्स का विलयन है जिसमें लवण होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, इनकी मात्रा है 1 ग्राम प्रति लीटर पर। इसी तरह कैल्शियम फॉस्फेट 0.50 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 0.50 ग्राम, कैल्शियम सल्फेट 0.50 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.25 ग्राम और पोटेशियम सल्फेट बहुत ही कम इंट्रेस के रूप में पाए जाते हैं। तो ये सैक्स के द्वारा किया गया संवर्धन माध्यम है जो पौधों को मृदा विहीन कल्चर के लिए उपयोग में लाया जाता है और इस कल्चर माध्यम में पौधों को लगाते हैं। तो साथ ही नॉप के विलयन के द्वारा तैयार किया गया जो कल्चर माध्यम है उनमें कौन कौन से लवण पाए जाते हैं। ये लवण है कैल्शियम नाइट्रेट जिनकी मात्रा होती है 0.80 ग्राम, इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट 0.2 ग्राम, पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट 0.2 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 0.2 ग्राम, फेरस फॉस्फेट 0.1 ग्राम। ये नॉप के द्वारा तैयार किया गया संवर्धन माध्यम में जो लवण का उपयोग करते हैं ये विभिन्न लवणों की सहायता से तैयार किया जाता है। तो इसमें इसी संवर्धन माध्यम में पौधों को उगाकर इनकी कमियां या इनकी कमी से उत्पन्न होने वाले विभिन्न लक्षणों के बारे में हम जान पाते हैं और जिसका उपयोग खेतों में या विभिन्न क्षेत्रों में इनकी कमियों को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें इस प्रयोग के द्वारा इसमें एक जो प्रयोग किया गया है कल्चर माध्यम में पौधों को एक कंट्रोल रूप से जिसमें पूरी तरह से संवर्धित विलयन है जिसमें पूरे तत्व उपस्थित हैं। इन पूरे तत्व में उपस्थित होने के कारण पादप को पूर्ण रूप से क्या मिलेगा, ये पूरी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इनकी कमियां या कमी से क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं इन सबको देखने के लिए हम प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें प्रयोग के लिए चौड़ी मुंह वाली बोतल लिया जाता है और इसमें पौधों में विभिन्न खनिज तत्वों की कमी
को निर्धारण करने के लिए हम एक विभिन्न प्रयोग के माध्यम से, कल्चर माध्यम से तैयार किया गया जो मुख्य आवश्यक तत्व हैं, उन तत्वों से मिलाकर बनाया जाता है संवर्धन माध्यम, जिसमें पौधों को उगाया जाता है और इसकी कमियां या उनसे होने वाले विभिन्न लक्षण जो उत्पन्न होते हैं उनको देखते हैं। तो इसमें एक प्रयोग के लिए सबसे पहले चौड़ी मुंह वाली बोतल लिया जाता है, काले कागज पेपर लेते हैं और स्वस्थ पौधा प्राप्त किया जाता है, स्वस्थ पौधा लेते हैं। तो बोतल में संवर्धन माध्यम को रखकर कार्क, एक छिद्र वाला कार्क लिया जाता है जिसमें पौधों को लगा देते हैं और इसे कागज से लपेटकर इसको प्रकाश के लिए या धूप में रख देते हैं और यह क्रिया 15 दिनों तक प्रकाश की उपस्थिति में पड़ा रहता है। 15 दिनों के बाद फिर से हम इस कल्चर माध्यम का विलयन बदलते हैं, जिससे उनको पौधों को पूर्ण रूप से पौधों को आवश्यक तत्व प्राप्त हो सके। और बीच बीच में इन्हें वायु एरेशन, वातन पाइप के माध्यम से इसको एरेशन दिया जाता है, जिससे इन्हें पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता रहे। तो इस कल्चर माध्यम में हम इस तरह के 6-7 बोतलों का उपयोग करते हैं। इस 7 बोतलों में एक पूर्ण रूप से कंट्रोल किया हुआ संवर्धित विलयन है और बाकी 6 जो बोतलें हैं इनमें विभिन्न तत्वों की कमियों को रखा गया है। किसी में एक दूसरे तत्व की कमी है तो दूसरे बोतल में दूसरे तत्व की कमी होगी, इसी तरह तीसरे बोतल में किसी दूसरे तत्व की कमी होगी, चौथे बोतल में देखें तो फिर उस दूसरे तत्वों की कमी है। तो इस तरह से हम 6 जो बोतलें प्रयोग में लाते हैं, इन प्रयोग के माध्यम से इनमें जो कमियां की गई हैं, जिन तत्वों की कमी किया गया है वो न्यूनीकृत पोषक तत्व के अंतर्गत आएंगे। न्यूनीकृत का मतलब है कि उस पोषक तत्व की कमी। एक बोतल में मैग्नीशियम की कमी या मैग्नीशियम तत्व की रहित कल्चर तैयार किया गया है, जिसके द्वारा मैग्नीशियम पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ये पोषक तत्व इनको पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता तो ये पीले दिखाई देते हैं, इनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं, वृद्धि धीमी हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी तरह अगले बोतल में कैल्शियम रहित कल्चर तैयार किया गया है, जिसमें कैल्शियम की कमी है और इस कैल्शियम की कमी से पौधों में जो कमियां दिखाई देती हैं वह प्लांट कुरूप होता है, पीला दिखाई देता है, इनकी पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं और इनका वृद्धि भी धीमी हो जाता है, जड़ों का विकास कम होता है। तो इस तरह से हम कैल्शियम रहित माध्यम में भी पौधों की कमियों को देखते हैं। इसी तरह दूसरे बोतल में जिसमें आयरन रहित कल्चर तैयार किया गया, यानी आयरन की कमी है इस कल्चर में, इसका जो प्रभाव पादपों में जो दिखाई देता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ये पूरी तरह से क्लोरोसिस हरिमहीनता जिसे कहते हैं, इनकी पत्तियां पूरी तरह से हरी हो जाती हैं, सॉरी पीला पड़ जाता है। पीले के कारण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, इनका वृद्धि, इनका विकास धीमे पड़ जाते हैं। इसी तरह
अन्य दूसरे बोतल में जो कल्चर रखा गया है उसमें पोटेशियम की कमी है, यानी कि पोटेशियम रहित कल्चर में पौधों को रखा गया है, जिसमें पत्तियां पूरी तरह से सफ़ेद या पीला ना होकर हल्का ब्राउनिश कलर के रूप में दिखाई देते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं, जिससे पूरी इसकी वृद्धि रुक जाती है, ये इनका विकास रुक जाता है, ये मृत हो जाते हैं। इसी तरह अगली जो कल्चर लिया गया है जिसमें पोटेशियम फास्फोरस रहित कल्चर तैयार किया गया है, जिसमें पौधों का विकास तो होता है लेकिन इनकी वृद्धियाँ, जड़ों की वृद्धि धीमी पड़ जाती हैं, जड़ कमज़ोर हो जाता है और इस तरह से इनमें वृद्धि पर भी प्रभाव होता है, जिससे प्लांट पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं कर पाते। तो फास्फोरस की कमी से भी पौधों में जो विकृतियाँ या प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये फास्फोरस की कमी से होता है। इसी तरह नाइट्रोजन जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, तो नाइट्रोजन रहित प्लांट में कल्चर माध्यम में प्लांट का जब वृद्धि कराते हैं तो ये प्लांट भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहते, पीले पड़ जाते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वृद्धि, विकास नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम विभिन्न कल्चरों में विभिन्न तत्वों की कमियों को प्रदर्शित करके, जिससे इनका जो लक्षण प्राप्त होता है उसके आधार पर हम पौधों को स्वस्थ रखने के लिए इन तत्वों की कमियों को पूरा करने के लिए पोषक तत्व देते हैं। तो इस तरह से पौधों में जितनी भी जो कमियां हैं, किस प्रकार की तत्व की कमी है, इन लक्षणों को देखते हुए हम पौधों के जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं या जो रोग उत्पन्न हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से हम तत्वों की अनिवार्यता पादपों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो तत्वों की जो सामान्य लक्षण हैं, तत्वों की जो कमियों से होने वाली जो बीमारियां हैं या लक्षण कहें, हरिमहीनता, क्लोरोसिस जिसमें आयरन की कमी होती है वह कहलाता है हरिमहीनता, क्लोरोसिस। पौधा पूरी तरह से पीला हो जाता है, किसकी कमी से हुआ? आयरन की कमी से। जब हम पौधों को आयरन देते हैं तो पौधा फिर से स्वस्थ हो जाता है और इसकी हरितिमा या हरापन वापस आता है। हरिमहीनता का मतलब है इसमें हरापन समाप्त हो गया, और हरिता का मतलब है पुनः उसमें हरापन आ जाता है, ग्रीन हो जाता है, प्लांट स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरह ऊतक है, नेक्रोसिस, पादपों में ये फास्फोरस की कमी के दौरान होता है, उनकी ऊतक या कोशिकाएं नष्ट होती हैं, जिससे इनमें वृद्धि और विकास नहीं हो पाता। तो ऐसे पौधों को फास्फोरस तत्व से तत्व दिया जाए तो वो पुनः पौधा स्वस्थ हो सकता है। रॉटिंग या सड़न, ये भी तत्वों की कमी से पादपों में उनकी जो कोशिकाएं हैं ये सड़ने लगती हैं, जिससे ये गलकर समाप्त हो जाते हैं। मुरझाना, पौधे क्लोरीन की कमी से मुरझाने लगते हैं, तो इन क्लोरीन की कमी के द्वारा मुरझाए हुए पौधों को हम क्लोरीन तत्व देकर फिर से स्वस्थ कर सकते हैं। डाइबैक, जिसमें प्लांट धीरे धीरे इनकी वृद्धि विकास कम हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, और तो ऐसे प्लांटों को हम पोटेशियम
तत्व देकर पूर्ण कर सकते हैं। इसी तरह स्टैंड वृद्धि, इसमें फास्फोरस की कमी के द्वारा होता है। तो फास्फोरस अगर हम उन तत्वों या पौधों को दें तो जिससे उससे पुनः स्टैंड वृद्धि जो है, उनकी वृद्धि जो रुक गई है वह पुनः वृद्धि करने लगता है। विलगन, पौधे से पत्तियों का झड़ना या फलों का मैच्योर होने से पहले गिरने लगते, तो ये कहलाता है विलगन, जिसमें क्लोरीन की कमी, क्लोरीन तत्वों की कमी होने के कारण पौधों में विलगन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे विलगन को दूर करने के लिए हम क्लोरीन तत्वों को देकर पूर्ण कर सकते हैं। इसी तरह लिटिल लीफ, जिसमें जिंक की कमियों से इनकी पत्तियां बहुत छोटी हो जाती हैं, जो सामान्य पत्ती होनी चाहिए उससे इनकी आकृतियां छोटा हो जाता है, वह कहलाता है लिटिल लीफ। तो इसमें जिंक की कमियों के द्वारा लिटिल लीफ नामक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इनको जिंक से तत्व देकर पादपों को फिर से स्वस्थ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रयोग से यह सिद्ध कर पाते हैं कि किन किन कमियों से किस किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं या विकृतियां आती हैं। इन विकृतियों को दूर करने के लिए हम विभिन्न तत्वों के जो विशेष तत्व हैं, सभी की अलग अलग कमियों से ही पादपों में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। तो उन विकृतियों को दूर करने के लिए हम वही तत्वों को प्रयोग करके ये तत्वों को देकर फिर से स्वस्थ करते हैं। तो इस तरह से हम पौधों में जो खनिज पोषण देखते हैं, सभी खनिज पोषण पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और इस तरह से हम अगर उनकी कमियां देखते हैं तो उन कमियों को दूर हम इन्हीं तत्वों के माध्यम से करते हैं। धन्यवाद।